अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। बहुत और मेहरबानी इनवाइट करने की आरजू जी। जी। थैंक यू सो मच। और सर आज हम ज़रा आपसे समझने की कोशिश करेंगे। एक तो पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से कहा गया है कि बहुत दफ़ा इंडिया से और कई जगह से टेरर स्टेट तक कह दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने एक कहा कि जी हमने वॉर ऑफ टेरर लड़ी है, जी हमने बड़ी दहशतगर्दी की जंग में हिस्सा लिया है, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे हमने डॉलर पकड़े और हमने अपने ही लोगों को मरवाया। साथ-साथ कई इस किस्म के ग्रुप्स भी पाकिस्तान से निकले हैं, जिनको कहा जाता है कि दूसरे कंट्रीज में जाकर या अपनी कंट्री में भी दहशतगर्दी फैलाई। इसी वजह से जो है हम एफएटीएफ में भी गए और फाइनेंस करने के सिलसिले में भी कई इल्जामात लगे। आपके ख्याल से ऐसा क्यों हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक ये बात सही है? एक तो है कि बात तो ये बिल्कुल सही है। एक डिस्टिंक्शन अगर आप समझ लें तो सुनने वालों के लिए क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों ने पाकिस्तान में आके टेररिज्म की है, ये वो नहीं है जो पाकिस्तान से जाके इंडियन कश्मीर और हिंदुस्तान में टेररिज्म करते रहे हैं। तो इनको कंफ्यूज कर देना, ये कहना कि पाकिस्तान टेररिज्म का खुद बहुत सबसे बड़ा शिकार है, ये बात तो दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं। सबसे ज्यादा जानें इसमें पाकिस्तानियों की गई हैं। लेकिन जिन ग्रुप्स ने जाके पाकिस्तान को बदनाम किया है ना दूसरी दुनिया में, मतलब हिंदुस्तान, यहाँ से ट्रेन होके लोग, वो क्या कहते हैं, लंदन के अंदर भी अटैक हुए थे, मैड्रिड, ये सारे कनेक्शंस अब ट्रेस कर लिए गए हैं और इसमें कोई शक नहीं है। तो जो ग्रुप, जिन ग्रुप्स को तैयार किया गया कश्मीर के जिहाद के लिए और फिर हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म जो इन्होंने की कई जगह पे, वो और ग्रुप हैं। जैश ए मोहम्मद का नाम आता है, लश्कर तैयबा का आता है, अब दोनों बैंड हैं। और हरकतुल मुजाहिदीन एक होती थी, उसका पता नहीं आजकल क्या नाम है। तो ये वो ग्रुप्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को टेररिस्ट मुल्क, रोग स्टेट, इस किस्म की जो टाइटल्स है ना, अ, वो दिलवाए दुनिया से। एक तो ये बात है। तो किसके लिए इन्होंने किया? क्या जिहाद कभी फॉरेन लोगों के पैसों से भी होता है? यानी ठीक है, सऊदी अरेबिया से भी बहुत सपोर्ट आ रही थी, लेकिन ये सारा मास्टरमाइंड तो सीआईए कर रही थी। उस उनकी कई किताबें खुद उनके जो लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने बताया है। हाँ जी। तो आपने उनसे पैसे लेके ये सारा अफ़गान का जिहाद भी किया, उसमें अपने लोगों को इन्वॉल्व किया। वो लोग वापस आके फिर एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी लेके आए जो सारे पाकिस्तान में फैल गई है। और आखिर में ये हुआ कि जिन लोगों ने इस सारी चीज़ में हिस्सा लिया और फ़ायदा उठाया, उन पे फिर हमले हुए। जो अफ़गानिस्तान के कनेक्शन थे, टीटीपी बाद में बनी, अफ़गान तालिबान जिनको इन्होंने पाला, ये सारे आज पाकिस्तान के गले में एक, वो क्या कहते हैं यार, क्या है, हड्डी बन के, पता नहीं क्या कहा जाता है, गले में बन गए हैं, जिसको ये निकालना बड़ा मुश्किल है। तो ये बिल्कुल ऐसे है। तो सर मतलब ये हमने खुद ही क्रिएट किए थे, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने खुद ही क्रिएट किए, चाहे वो पैसों के लिए किया हो और हम जैसे करते जा रहे थे कि जी हम जो है वो अफगानिस्तान में भेज रहे हैं, कभी हम कश्मीर में भेज रहे हैं, लेकिन इन सब से हासिल क्या हुआ? और अब जब ये गले में पड़ गए हैं तो आपके ख्याल से एफएटीएफ की वजह से पाकिस्तान कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्या कर पाएंगे ये? अगर नहीं कर पाएंगे तो इनको सपोर्ट नहीं मिलेगी, इन्हें कुछ तो करना ही होगा। हम्म। अभी जो मैंने रिपोर्ट सुनी है कि अ, जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो दोबारा उसका असर जो है खैबर पख्तूनख्वा में फिर बढ़ रहा है, ख़ास तौर पे साउथ वज़ीरिस्तान में। और वो कह रहे हैं कि शरिया आप इम्पोज करें। हाँ जी, एक तो ये तहरीक है जिसका क्लैशेस भी हमें बार बार, यानी खबरें आती रहती हैं, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के साथ होते हैं और हमारे लोग भी शहीद होते हैं, उनके लोग भी मारे जाते हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। उधर तहरीक जो तालिबान अफगानिस्तान में है, एक्चुअली दोनों जो है, नाम दो हैं, बेसिकली तो एक ही सोच है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में ये जो है शरिया ओरिएंटेड इस्लाम लाया जाए। और
तालिबान जो जिन्हें हमने पाला था 90s में, उनसे फिर पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो मान लें कि ये जो है ना, वो डोरेंट लाइन, वो उसे इंटरनेशनल बॉर्डर मान लें। तो वो लोग जिनको हमने सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई ने इन्हें रिकॉग्नाइज किया था, हाँ जी, वो तब नहीं थे माने, तो अब तो वो हुकूमत में आ गए हैं। तो उनके कुछ डिफरेंसेस टीपी से हैं, लेकिन बेसिकली उनकी सारों की एजेंडा ये है। और वो कहते हैं कि अभी मैंने सुन के मैं तो घबरा गया कि अफगान, पहले खबर थी कि अटक तक वो कहते हैं ये सारा इलाका अफगानिस्तान का है जो अंग्रेज़ों ने हमसे छीन लिया, ये है वो है, और हम वापस एक ग्रेटर अफगानिस्तान में लाना चाहते हैं। अब कोई बता रहा है जी कि उनका क्लेम तो मरगला हिल्स तक आता है जहां आप बैठी हुई हैं। तो इफ दैट इज ट्रू, तो ये तो मुसीबत है कई साल आने आने के वक्त में। और पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो बुरा हाल है वो कई लोग बता चुके हैं। शब्बर जैदी साहब एक थे, उन्होंने बताया कुछ, जी। और लोगों ने ये बार बार कहा है कि वी आर ऑलरेडी बैंकरप्ट। प्रॉब्लम ये है आरजू के इतना बड़ा मुल्क बैंकरप्ट हो के कहाँ जाएगा? दुनिया का सिस्टम कोलैप्स कर जाए अगर ये पूरा पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाता है। आई होप इट नेवर हैपेंस, क्योंकि हुँ। खून खराबा, लोग एक दूसरे के गले पड़ेंगे, किसी किसी बहाने से एक दूसरे से लूटेंगे, जो पहले 47 में हुआ था पार्टीशन के वक्त, जब कोई स्टेट नहीं थी, अथॉरिटी नहीं थी, तो जो जिसके पास ताकत थी उसने उसे इस्तेमाल किया। ये है ट्रेजेडी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन सर ये शुरू कहाँ से हुआ? ज़ियाउल हक के टाइम से ये इस किस्म की बातें शुरू हुई कि जैसे अफगानिस्तान से लोगों को यहाँ पे लाया गया, रेफ्यूजीज को, और पैसे पकड़े गए, और एक शदीद किस्म का जो इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की गई जो पहले नहीं थी। ज़ियाउल हक के टाइम पे आपको याद होगा कि टीवी को भी काफी इंस्ट्रक्शंस चली गई थी कि दुपट्टा नहीं हिलना सर से नहीं, किसी ज़ियाउल हक के दौर में तो फुल फ्लेज्ड इस्लामाइजेशन और वो शरिया ओरिएंटेड डॉगमेटिक इस्लाम की कोशिश की गई है, इस पे तो दो राय हो नहीं सकती। लेकिन ऑलरेडी 74 में, मतलब एक जो मशहूर हस्ती हैं अफगान जिहाद की, कर्नल इमाम जिनका नाम लिया जाता है, वैसे तो वो ताड़ड़ थे, यानी, तो उनका मैंने खुद जाके इंटरव्यू किया था इस्लामाबाद में, और उन्होंने बताया कि जी, जब दाऊद ने वहाँ पे किंग ज़ाहिर शाह की हुकूमत को गिरा के खुद हुकूमत कायम कर ली है, तो उसने पख्तूनिस्तान का इशू दोबारा ज़िंदा कर दिया था। तो उस ज़माने में भुट्टो साहब ने हमें भेजा था, इंक्लूडिंग कर्नल इमाम, सीआईए के पास ट्रेन होने के लिए, ताकि अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए। तो आप कह सकते हैं कि अगर दाऊद ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की, तो फिर पाकिस्तान भी उन्हें डिस्टेबलाइज़ करना चाहता होगा। लेकिन इसके साथ-साथ जब दाऊद की हुकूमत ख़त्म हो गई और अफ़गान कम्युनिस्ट पावर में आ गए, और रेड आर्मी जो है सोवियत यूनियन की, उनकी मदद के लिए आ गई, तो फिर वेस्टर्न इंपीरियलिज़्म और उनका सारा इंटरेस्ट बढ़ गया कि अगर यहाँ तक ये कम्युनिज़्म आ गई है, तो वी हैव टू डू समथिंग। तब उन्होंने फिर ज़िया साहब से और इन सारों से बात की। तो पहले प्रेसिडेंट कार्टर ने जो ऑफ़र की थी, ज़ियाउल हक ने फेमसली कहा दिस इज़ पीनट्स। और इस इत्तेफ़ाक की बात है, प्रेसिडेंट कार्टर जो थे फार्मर थे, वो उनकी जो मेन क्रॉप थी वो पीनट्स ही होती थी, तो वो लिटरली भी बात सही हो गई थी। बट देन केम रेगन। रेगन ने, जो कि फिर बहुत स्ट्रांगली एंटी कम्युनिस्ट और यानी रिपब्लिकन प्रेसिडेंट, यू नो, उसने फिर धड़ाधड़ पैसे और आर्म्स और ये और वो और सऊदी इन्वॉल्वमेंट करके अफगानिस्तान में से रेड आर्मी तो निकाल दी, लेकिन अफगानिस्तान का सत्यानाश हो गया और पाकिस्तान का भी सत्यानाश हो गया। ये है, मैंने बहुत लंबी स्टोरी जो है आपको नटशेल में बता दी है। मेरी जो है ना गैरिजन स्टेट किताब, उसमें सारी डिटेल्स हैं। जी। सर 50s और 60s का पाकिस्तान ऐसा नहीं था जैसा अभी है। कहा यह जाता है कि उस वक्त काफी बेहतर था।
जी। अभी आप कैसे कंपेयर करते हैं 50-60s के पाकिस्तान को इस वक्त के पाकिस्तान से? अभी तो हथियार लेना कोई मसला ही नहीं है, हर एक के पास है, हर एक के घर में रखा है। और कहा यह जाता है कि भारत में इतना आसान नहीं है कि लाइसेंस मिल जाए किसी को, लेकिन पाकिस्तान में आपको शायद कोई मेडिसिन या कोई बुक शायद ना मिले जो आप पढ़ना चाहें, लेकिन हथियार बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ये कब से हुआ माहौल? अफगानिस्तान की वजह से? ये अफ़गानिस्तान की वजह से हुआ है, क्योंकि वहाँ से ड्रग ट्रैफ़िक बहुत फैली सारी दुनिया में। वहीं से ये इल्लीगल आर्म्स ट्रेड शुरू हुआ। बल्कि क्या कहते हैं, ये वही दौर है जब सारे इस इलाके का सत्यानाश अमेरिकन्स ने कर दिया। अपने इंटरेस्ट में। उनका एक सोल्जर जो है वो नहीं मारा गया। हमारे बहुत लोग मारे गए, अफ़गान उससे बहुत ज़्यादा मारे गए। सोवियत यूनियन के सोल्जर्स बहुत मारे गए। तो अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव एक्शन था ना। पाकिस्तान जाए भाड़ में और उसके लोग उनका सत्यानाश होता है तो हु केयर्स। उन्होंने पे किया और आपसे अपनी जो सर्विसेज थी पूरी करवा ली। हमने जो फिर उस सर्विसेज में से अपना एजेंडा निकाला वो था कि अगर हम अफगानिस्तान में ये कर सकते हैं तो इंडियन कश्मीर में हम क्यों नहीं कर सकते, और इंडिया को क्यों नहीं डिस्टेबलाइज कर सकते। वहां पे हम फेल हो गए, क्योंकि अफगानिस्तान तो एक पहली एक ट्राइबल एसोसिएशन थी। जब तक किंग जाहिर शाह थे तो दैट एसोसिएशन ट्राइबल ये वो कायम रही। जब वो पावर से निकल गए तो फिर उधर उज़्बेक भी हैं, ताजिक भी हैं, पख्तून भी हैं, हज़ारास भी हैं। उनके जो इंटरनल प्रॉब्लम्स थे वो पब्लिक में आ गए। लेकिन इंडिया तो ऐसे नहीं है ना। इंडिया तो एक पाकिस्तान से बड़ी ताकत है इन ऑल सेंसेस। तो इन्होंने वो सारा कुछ करके देख लिया है और कुछ भी नहीं कर सके इंडिया के अंदर। मां सवाए ये कि टेररिज्म बहुत की और उसके बाद पाकिस्तान की बदनामी दुनिया में बहुत हुई। मगर इन्होंने किया क्यों? मतलब ये इन्हें क्या फायदा होता अगर ये ये भारत में कोई गड़बड़ मचा देंगे बजाय इसके कि अपने लोगों को रोटी दें, उसके वजह इस किस्म के काम करने का? ये कभी इन्होंने पहले दिन से नहीं सोचा। देखें, एक अगर आप फिर बैकग्राउंड में जाएं, 50s का और 60s का और अर्ली वो लेट 40s का पाकिस्तान अभी भी अंग्रेज की बनाई हुई हिंदुस्तान का हिस्सा था, सोच हम्म, वाइज, पढ़ाई लिखाई वाइज। मुझे इतना पता है मैट्रिक पास जो होते थे ना हमारे लोग, उनकी अंग्रेजी आज के बीए एमए से बेहतर होती थी। मुझे तो इतना याद है। बिल्कुल सही। क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई होती थी, उन्हें रूल ऑफ लॉ अच्छी तरह लोगों को पता था। मुझे याद है लाहौर के अंदर शाम के वक्त अगर साइकिल पे आप वो क्या कहते हैं, लाइट ना ना लगाई हो तो आपका चालान हो जाता था। हम्म, हाँ जी, ये मैंने मेरे साथ हुआ है। अ, वो वो मशहूर भी है कि एक जगह पे रंगीला जो है वो साइकिल पे आ रहा है और पुलिस वाला पकड़ लेता है कि ये ओए तो हमारा चालान करना है। वो कहता है मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज ना दो। हम्म, उसने कहा बकवास मत करो, अपना नाम लिखाओ। वो तो फिर वो एक कहता है रोशनी हो ना सकी दिल भी जलाया मैंने, और उसे वो गालियां पड़ती हैं तो वो कहता है मैं परेशान हूं मुझे और परेशान ना करो। यानी ये एक फैक्ट है कि उस जमाने में साइकिल पे इफ यू वर विदाउट अ प्रॉपर लाइट इन द इवनिंग यू कुड बी चलान फॉर दैट। आज तो लोगों ने प्राइवेट आर्मीज बॉडी गार्ड रखे हुए हैं। मेरे अपने कुछ दोस्तों ने किया। मैं कहा यार तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम एक ज़माने में सोशलिस्ट ट्रेड यूनियन वर्कर्स होते थे, ये तुमने क्या हरकतें की हैं? कि नहीं यार हमारी जान को ख़तरा है। तो ये तो हाल पाकिस्तान का हुआ है। अफ़गान जिहाद और इस्लामाइजेशन ऑफ ज़ियाउल हक मिला के दोनों अगर हम देखें उसका नेट रिज़ल्ट है। तो सर ज़ियाउल हक के 11 साल को कहा जाता है, कई लोगों से मैंने सुना वो कहते हैं कि जब भी डिक्टेटरशिप आई हर एक ने कुछ ना कुछ काम किया, चाहे वो अयूब खान हो या खान हो, इवन मुशर्रफ ने और कुछ ही तो चैनल ही ओपन कर दिए थे। लेकिन ज़ियाउल हक ने 11 साल में कहा जाता है कि कोई काम ऐसा नहीं किया जिसे कहा जाए कि अपने मुल्क के लिए किया, वो सिर्फ इसी नहीं, किस्म के जिहाद ही पैदा किए। एक बात पे तो ज़ियाउल हक को फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्रेडिट देना होगा कि उसने कहा कि अगर आपने हमारी सर्विसेज लेनी है ना अफ़गानिस्तान में, तो हमारे न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उस पे आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। 2-3 वहाँ पे वो लॉ थी और 2-3 थी जो पाकिस्तान की
न्यूक्लियराइजेशन के बहुत खिलाफ थी, मगर रेगन से ये अंडरस्टैंडिंग उसने करवाई कि यू इफ यू वांट आवर सर्विसेज, लेट अस डेवलप आवर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, और वो अमेरिकन ने एग्री किया। तो जियाउल हक, वेदर दैट वाज गुड फॉर पाकिस्तान और नॉट इज वन थिंग, लेकिन ये करवा लेना इन हालात में बिजनेस के तौर पे अपनी अचीवमेंट है, क्योंकि आज पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, शुरू जिसने भी किए, लेकिन कंप्लीट तो जिया के दौर में हुआ है ना ये सारा सिलसिला। तो यू कैन नॉट राइट हिम ऑफ कंप्लीटली, राइट। और जिसकी जो ड्यू है ना वो देनी चाहिए। ऑन लेकिन द सर, होल, ऑन द होल उसका दौर जो है वो रुजत पसंदी का है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक्सट्रीमिज्म, औरतों के राइट्स को मजीद कुचलना और ये सारी बेहुदगी है, मैं समझता हूँ वो जनरल जिया के दौर में हुई है। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा मज़हबी एक लेके चीज़ों को चले और गलत तरीके से बहुत ज़्यादा लोगों में फैलाया गया, जिसका हम आज तक भुगत रहे हैं। एक और अभी बात बता दूं, उसी दौर में ईरान के अंदर एक इस्लामी इनकलाब आ चुका था, हुँ, जिसका असर पाकिस्तान में भी बहुत हो रहा था, मुझे ये भी याद है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो फोर्सेस हैं इस्लामिस्ट, उन्होंने भी कहा कि अगर हम ईरान वाला मॉडल यहाँ पे ना किसी तरीके से लाएं, तो शायद पाकिस्तान में कम्युनिज्म ना आ जाए अफगानिस्तान के बाद। तो जिया का आना उस उन फोर्सेस के इंटरेस्ट की भी बात है, जो इस्लाम के जरिए इन कम्युनिज्म या सोशलिज्म या सेकुलरिज्म को पाकिस्तान में रोकना चाहते थे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आम लोगों को इन बातों का पता ही नहीं है कैसे एक्सप्लेन करना है। तो जिया वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट एक खास एनवायरनमेंट जो पैदा हो गया था आफ्टर द इरानियन रेवोल्यूशन। ठीक है, ये भी आप मद्देनजर रखें। बिल्कुल। लेकिन सर अभी जैसे पाकिस्तान में हर किसी का, चाहे वो हाफ़िज़ सईद हो, चाहे मसूद अज़हर हो, लाल मस्जिद का वाक़या सबके सामने है, और टीएलपी वाले हैं, कई इस तरह की आउटफिट्स हैं जो कि बैन हो जानी चाहिए, लेकिन वो नाम बदल-बदल कर आ जाते हैं, फिर दोबारा इलेक्शन तक में हिस्सा ले लेते हैं। आपके ख़्याल से कोई ख़ास सपोर्ट होती है इनको, जो इनको प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं किया जा रहा? आप बताएं, 1988 में जिया डाइड इन एन एयर क्रैश, उसके हुँ। बाद तो यू कांट होल्ड जिया रिस्पॉन्सिबल, कैन यू? अगर ये सर चाहते, फैला तो गया मेरी ना बात सर, सुने, एक आदमी के मरने से ख़त्म तो नहीं होती चीज़ें। जी। नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई ना, हुँ। बेनजीर आई दो दफा नवाज शरीफ साहब आए, जी। उसके बाद फिर जिया मुशर्रफ के, मुशर्रफ मॉडर्न टाइप के मिलिट्री रूलर थे, और उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी की आई, सॉरी, उसके बाद नवाज शरीफ की आई और इमरान खान की आई। बहुत पीरियड है 88 के बाद जिया का जो खत्म कर देते ना, ब्लास्फेमी लॉ, मैंने कहा क्यों खत्म नहीं की किसी ने? देयर इज नो जिया नाउ। पाकिस्तान की जनरली सोच कि हम एक इस्लामिक निज़ाम, ये वो, ये जिया से पुरानी है, बहुत पुरानी है। जिया के दौर में इसको चांस मिला फुल स्केल डेवलप करने का, लेकिन उसके बाद अगर वाकई पॉपुलर विल होती आपकी आर्मी की, आपकी एस्टेब्लिशमेंट की, आपके पॉलिटिशियंस की, तो आप कह देते यार ये एक दौर था वो खत्म हो गया, वी गो फॉरवर्ड। नहीं किया ना। 88 से लेके अब कितने साल हो गए हैं, आप खुद सर ही गिन लें। 35 तो या 34 हो तो गए यू होंगे। जी। कांट से कि जियाउल हक लिव्स, यानी ही इज अराउंड एंड दिस इज ऑल हैपनिंग। ही इज गॉन बट ऑल दिस इज हैपनिंग। उसमें हमारी पूरी एलीट की इन्वॉल्वमेंट है। जिया हिमसेल्फ वाज नोबडी बाय द वे। वो तो अगर कोर कमांडर उसका साथ ना दें, बाकी ये जनरल हमीद गुल और ये सारे जो थे लोग, ये मिलके जिया बिकम्स द फ्रंट मैन ऑफ दिस थिंकिंग। तो जिया को सिर्फ पॉइंट आउट करना भी एकेडमिकली नहीं, नहीं, एक शॉर्टकट है, यानी इजी वे आउट है। ही रिप्रेजेंट्स अ थिंकिंग जो जिया के जरिए फैली तो सही, लेकिन वो जिया की नहीं थी, ये पूरी एस्टेब्लिशमेंट की थी कि हमने ये करना है। नहीं, नहीं सर, मैं सारा ब्लेम ये नहीं करी, लेकिन बहरहाल उनके टाइम में बहुत ज़्यादा ये चीज़ बढ़ी। लेकिन नहीं उसके उनके बाद सॉरी, बढ़ती ही चली गई, उसके बाद अब बढ़ती ही चली गई, बढ़ती कितने ये, मॉडर्न मॉडर्न लोग आए, बेनज़ीर बहुत एक मॉडर्न खातून थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। वो अब भी ये ऐसे ही सर पे है, दुपट्टा लेके उन, घूमा करती थी। उनके अपने जो हैं वेल मिनिस्टर थे फरुतुल्लाह बाबर, ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि तालिबान को तो हमने तैयार किया है,
तो देखे तालिबान तो 90s में आए हैं ना, जिया डाइड इन 88, तब तो तालिबान कोई थे ही नहीं। तालिबान तो तब आए हैं कि जब 89 में अमेरिका ने विथड्रॉ कर लिया और उससे पहले सोवियत यूनियन ने कर लिया, तो सिविल वॉर अफगानिस्तान में शुरू हो गई, नॉर्थ वर्सेस पख्तून साउथ। उसमें जितना कत्लेआम हुआ है वो ड्यूरिंग द रेड आर्मीज प्रेजेंस नहीं हुआ, ये भी आप रिकॉर्ड पर ले आए। अफगानों के मुख्तलिफ फैक्शंस लड़े हैं, ताजिक और उज़्बेक एक साइड पे और ये पख्तून एक साइड पे, और फिर पख्तूनों के अंदर कई फैक्शन थे। हाँ जी, और फिर हज़ारा बेचारे शिया जो हैं उन पे सारों ने जुल्म किया। हाँ जी, तो ज़िया बिल्कुल। वाज़ गॉन आफ्टर दैट। तो ये बेनज़ीर के मिनिस्टर ने कहा है कि तालिबान तो हमने क्रिएट किया है। सो नोबडी इज़ फ्री फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट इन दिस प्रोजेक्ट। दिल से या दिल से नहीं ये मैं नहीं कह रहा। बेनज़ीर मे बी वाज़ नॉट एन इस्लामिस्ट, मगर वो भी पीरों के पैरों में जाके बैठ जाना, ये करना, ये इस किस्म की पब्लिक इमेज जो उन्होंने इन लोगों ने क्रिएट किया, वो इस्लामाइजेशन को ही मजबूत करता है। मुझे याद है कि व्हेन नवाजुल हक क्या कहते हैं, नवाज शरीफ वाज इन ट्रबल, तो उन्होंने कहा कि मैं एक 15th अमेंडमेंट ला रहा हूं जिसके जरिए शरिया जो है वो विल बिकम द सुप्रीम लैंड लॉ ऑफ द लैंड, जो कि जियाउल हक ने नहीं था किया। फिर मुशर्रफ ओवर थ्रू हिम, तो वो नहीं हो सका। तो मैं जो आपको बता रहा हूं, ये बहुत पुरानी एक, इट इज बिल्ट इनटू द पाकिस्तान प्रोजेक्ट कि हमने एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बनानी है। अब उस आइडियोलॉजिकल स्टेट की क्या फीचर्स हैं, उस पे झगड़े हैं, लेकिन अग्रीमेंट है कि दिस विल बी सम सॉर्ट ऑफ इस्लामिक सोसाइटी, पता नहीं क्या क्या होगी, डेमोक्रेटिक होगी, ये होगी, वो कुछ भी नहीं हो सका। और आज ये इतनी बदनामी है, आज हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश है, हमारे लोग बेबस हैं, हमारी जो एजुकेशन क्वालिटी है दुनिया में सबसे घटिया मानी जाती है। हमारे स्टूडेंट जो हैं उनको ट्रेनिंग ही कोई नहीं है एनालिटिकल बात करने की, मैंने तो पढ़ा के देख लिया है। होते ही नहीं, कोई बात ही नहीं करते इस किस्म की, फजूल किस्म की मिसालें देनी शुरू कर दी। मसलन एक दफ़ा मेरी एमफिल की क्लास में बात हुई, तो ये यही हो रहा था, न्यूक्लियर वेपन्स वॉर शुरू हो जाए, तो एक लड़की ने मुझे कहा, सर जो पता है आपको, जो हवा है वो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ चलती है, तो अगर मतलब एटॉमिक जंग होती है तो उस हवा की वजह से वी विल बेनिफिट। अब मैंने उसको कहा कि ये कोई, हमने वो पतंग थोड़ी है जो उड़ा के तो इंडिया की तरफ भेज देनी है, हुँ, उसकी अपनी वेलोसिटी, उसकी अपनी फोर्स, सारा कुछ होता है। बट दिस इज द लेवल एट एमफिल, व्हाट कैन यू बिल्कुल। डू? कहाँ से ये हुआ? ये ज़िया को आप ब्लेम तो नहीं ना सारा कुछ कर सकते। हुँ, एजुकेशन पॉलिसी जिन्होंने बनाई, किताबों के अंदर जो इन्होंने झूठ लिखा हुआ है और फुज़ूलियात हैं, वो ठीक है, ज़िया के दौर में बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन आई टेल यू, भुट्टो साहब की 1977 का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उसके अंदर था कि 10 जमात तक एवरी स्टूडेंट विल हैव टू स्टडी कुरान एंड सुन्ना और ये सारा कुछ। तो कुरान की एजुकेशन तो भुट्टो साहब लेके आ गए थे अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में। उनकी मजबूरी ये थी कि अगर वो ना करते, तो राइट विंग उन्हें कह रही थी ये तो सोशलिस्ट है, ये तो पाकिस्तान को इस्लामिस्ट बना रहा है। तो उन्होंने अपने को बचाने के लिए ये किया। लेकिन बचाने के लिए ये करना जो है, क्या इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान की सियासत में इस्लामिक कार्ड अगर आप ना प्ले करें तो यू आर नोवेयर। दिस इज द मैसेज दैट यू एंड आई शुड एग्री ऑन। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि हम चाहे बेनज़ीर भुट्टो हों या नवाज़ शरीफ या इवन इमरान खान, वो भी हमें मज़हब कार्ड खेलते हुए नज़र आते हैं। इमरान जब भी खान ने बात तो करते हैं। बहुत ही कर दिए ना, हद ही कर दी इमरान खान ने। ऐसे तो नवाज शरीफ ने या यूसुफ रजा गिलानी, इन लोगों ने ऐसे नहीं किया। वो कम से कम सियासतदान थे, थोड़ी सी उन्हें समझ थी। इन्होंने तो समझा ये कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है जिसमें वो अपना जो भी स्विंग और बम्पर मारेंगे, बाउंसर मारेंगे, वो कामयाब हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। इन्होंने बिल बहुत ज्यादा, बल्कि वो राइट विंग का जो कार्ड है ना, बहुत ज्यादा प्ले किया।
बहुत ज़्यादा और इसका बहुत नुकसान पाकिस्तान को अभी भी देखना पड़ रहा है और अगर अभी इन्होंने कंट्रोल ना किया, तो ये तबाही बहुत आगे तक जाएगी क्योंकि जिस तरह से लोगों का यहाँ पे माइंडसेट है या बनता चला जा रहा है, वो काफ़ी उस पे लोगों को फ़िक्रमंद हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो बहुत मच। मेहरबानी, बहुत-बहुत थैंक शुक्रिया। यू। बहुत